हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को, जिसमें नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं, इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो आज की क्लास हमारी फिजिक्स की क्लास रहेगी, जिसमें हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन आज की क्लास में हम उसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, आर्किमिडीज सिद्धांत को प्रूफ करेंगे और इसके साथ साथ कुछ और बातों को भी जानेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो पिछली क्लास में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको बता दिया था। अब इसका हमें क्या करना है, आज प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले चलते हैं, हम कुछ जान लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा कुछ और नहीं, यह ही होता है कि यदि किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाए तो वह पिंड क्या करेगा, नीचे से ऊपर की दिशा की ओर एक बल को महसूस करता है, और वह बल कोई और बल नहीं, द्रव द्वारा पिंड पर लगाया गया ऊपर की दिशा की ओर बल होता है। और उसी बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल के नाम से जानते हैं, बायंट फोर्स के नाम से जानते हैं। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि ये उत्प्लावक बल या बायंट फोर्स किसके बराबर होता है, तो पिंड के द्वारा विस्थापित किए हुए जल के भार के बराबर ही यह हमारा उत्प्लावक बल होता है, बायंट फोर्स होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें यही प्रूफ करना है कि बायंट फोर्स पिंड द्वारा विस्थापित किए गए जल के भार के बराबर आखिर आया तो आया कैसे। ठीक है ना, हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, हमें सारी चीजों का रीजन चाहिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आखिर क्या लग रहा है, जो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आया। तो इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। तो चलते हैं, हम आज प्रूफ करके जानते हैं। ओके, तो आप यहां पर देख रहे हो कि एक हमारा क्या है, बीकर है, एक वेसल है। वेसल में हमने क्या कर दिया है, पानी को भर दिया है, द्रव के रूप में हमने क्या ले लिया है, पानी को इस वेसल में भर दिया है। और साथ ही साथ इस पानी में हमने क्या डाल दिया है, एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक डाल दिया है। ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक, ये आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, ये हमने पानी के अंदर डाल दिया है। अब हमें जानना है कि इस पर जो बायंट फोर्स कार्य कर रहा है वो कितना आएगा, वो कैसे हमारे इसके द्वारा विस्थापित किए हुए जल के भार के बराबर आ जाता है, यही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। यदि इस सिलेंडर के क्षेत्रफल को हम क्या मान लें, कैपिटल ए मान लें, क्या मान लें, कैपिटल ए मान लें, और इस सिलेंडर की जो ऊपरी सतह है वो पानी के तल से अगर हम h1 हाइट पर मान लें, और साथ ही साथ इस सिलेंडर की जो निचली सतह है उसको हम पानी के तल से h2 हाइट पर मान ले। ये हमारा h1 हाइट पर हो गया, ये h2 हाइट पर हो गया। ठीक है ना। अब ये जो ऊपरी सतह है, इस पर कितना बल कार्य कर रहा है इस पानी के द्वारा, वो ज्ञात कर ले। इसके साथ साथ इस सिलेंडर पर, इसकी निचली सतह पर इस पानी के द्वारा कितना बल ज्ञात कर रहा है वो ज्ञात कर लें। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपको ये दोनों ही बल ज्ञात करने को क्यों कह रही हूं, कि ये सिलेंडर की आप ऊपरी सतह पर बल ज्ञात कर लीजिए और एक निचली सतह पर बल ज्ञात कर लीजिए, आखिर मैंने इन दोनों ही बल को क्यों कंसीडर किया, क्या कोई और बल यहां पे नहीं कार्य कर रहा है इस सिलेंडर पर। ओके, तो इस सिलेंडर पर और सारे बल भी कार्य कर रहे हैं। कौन से बल कार्य कर रहे हैं, तो इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो घुमाव वाला क्षेत्रफल होगा, उस पर भी इस जल द्वारा
पार्श्व बल लग रहा होगा, लेटरल फोर्स लग रहा होगा। लेकिन इस कर्व्ड सरफेस में सभी दिशाओं से पार्श्व बल या लेटरल फोर्स कार्य करने के कारण ये सारे लेटरल फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? कैंसल आउट हो जा रहे हैं। यही कारण है कि इस सिलेंडर पर केवल दो बल ही कार्य कर रहे हैं। एक पानी के H1 हाइट के कारण कार्य कर रहा है और दूसरा क्या है? पानी के H2 हाइट पर कार्य कर रहा है। ठीक है ना? अभी आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या आएगा। अब हम देखते हैं कि यहां पे सिलेंडर की जो ऊपरी सतह है इस पर हमारा कितना बल आएगा। तो यदि हम सिलेंडर के ऊपरी सतह पर जो बल कार्य कर रहा है उसको हम F1 ले लें, और आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है? दाब गुणे क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना? क्षेत्रफल तो इसका A हो गया, लेकिन दाब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जब आपने दाब की मेरी क्लास ही नहीं ली है तो कैसे आप जान पाओगे? इसलिए कह रही हूं कि दाब की मेरी क्लास जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यदि पानी का तल हमारा H1 है, इस सतह से ऊपर पानी का तल H1 है, तो इस सतह पर दाब कितना लगेगा? एग्जैक्टली क्या लगेगा? रो जी H1 लगेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बल F1 हमारा क्या आ जाएगा? रो जी H1 इंटू A आ जाएगा, क्योंकि बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? इस सिलेंडर के निचली सतह पर भी बल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना? वो कितना होगा? F2 बराबर दाब कितना लग रहा है? इस हाइट H2 के कारण, क्योंकि इस सतह के ऊपर पानी हमारा कितना हाइट तक भरा हुआ है? तो H2 हाइट तक भरा हुआ है, तो यहां पर जो दाब कितना आएगा? रो जी H2 आएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा बल F2 कितना आ जाएगा? रो जी H2 इंटू A आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपने F1 ज्ञात कर लिया और F2 ज्ञात कर लिया। ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर F1 ज्यादा लग रहा है कि F2 ज्यादा लग रहा है? ओके, तो आप क्या बताओगे? F2 ज्यादा लग रहा है, क्योंकि F1 बराबर रो जी H1 इंटू A और F2 बराबर रो जी H2 इंटू A। सारे पैरामीटर्स रो जी और A क्या हैं? दोनों ही बलों में कॉमन है, सेम है, बस डिफरेंट किसका है? H1 और H2 का है। और आपको पता है H2 इज ग्रेटर देन H1 है, H2 हमारा H1 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि F2 जो बल लग रहा है, इस सिलेंडर के निचली सतह पर जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है? हमारा F2 जो है वो F1 से अधिक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिलेंडर पर रिजल्टेंट फोर्स, इट मींस परिणामी बल कितना कार्य कर रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? और किस दिशा में कार्य कर रहा है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल सा F2 माइनस F1 कर देना है। क्यों? क्योंकि F2 इज ग्रेटर देन F1 है। तो F2 माइनस F1 करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका निकल कर आ जाएगा रो जी H2 माइनस H1 इंटू A आ जाएगा। और ये किस दिशा पे लग रहा होगा? ऊपर की दिशा पर लग रहा होगा। इस पिंड पर ऊपर की दिशा में लग रहा होगा। और आपको पता है कि ऊपर की दिशा में इस पानी के द्वारा इस पिंड पर कौन सा बल कार्य करता है? उसका आखिर नाम क्या है? तो नाम मैंने आपको यही बताया कि उत्प्लावक बल ही कार्य करता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो F2 माइनस F1 हमारा परिणामी बल आया, यही तो हमारा बायंट फोर्स है, यही तो हमारा उत्प्लावक बल है। तो कुल मिला के उत्प्लावक बल कितना आया? रो जी H2 माइनस H1 इंटू A आया। और यदि आप इस H2 में से H1 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो हमारे क्या आ जाएगा? ये जो हमारा सिलेंडर है, ये जो हमारा पिंड है, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। और यदि हम H2 माइनस H1, इट मींस इस सिलेंडर की ऊंचाई को, इसकी हाइट को हम क्या ले लें? H ले लें। तो यही हमारा बायंट फोर्स कितना आ जाएगा? रो जी H इंटू A आ जाएगा। अब आपको पता है आयतन बराबर क्या होता है?
क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यदि इसका क्षेत्रफल a है और इसकी ऊंचाई h हो गई तो a इंटू एच क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर का आयतन हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा बायंट फोर्स उत्प्लावक बल क्या निकल के आया, पानी का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे सिलेंडर का आयतन। और आपको मैंने इसके पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी पिंड यदि पानी में पूर्णता या आंशिक रूप से डुबोया हुआ रहता है तो वो उसके आयतन के बराबर ही पानी को विस्थापित कर देता है, द्रव को विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। द्रव को जब इसने अपने आयतन के बराबर ही विस्थापित किया तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो बायंट फोर्स के एक्सप्रेशन में इस पिंड के आयतन की जगह हम क्या कर सकते हैं, विस्थापित पानी का आयतन रख सकते हैं। कुल मिला के बायंट फोर्स बराबर क्या आ गया, पानी का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे विस्थापित पानी का आयतन। और आपको पता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो यदि हम घनत्व गुणा विस्थापित पानी के आयतन की जगह क्या रख दें, विस्थापित पानी का द्रव्यमान रख दें तो देखिए हमारा क्या निकल कर आता है। तो हमने रख दिया बायंट फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, घनत्व तथा विस्थापित पानी के आयतन की जगह हमने क्या कर दिया, विस्थापित पानी का द्रव्यमान रख दिया। तो क्या आ गया, m इंटू जी आ गया। और जब हम किसी द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, एग्जैक्टली वेट निकल कर आ जाता है, भार निकल कर आ जाता है। तो यहां पर हमारा क्या निकल कर आया कि बायंट फोर्स या उत्प्लावक बल बराबर क्या हो गया, विस्थापित पानी का भार हो गया। एग्जैक्टली यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हम लोगों ने अपनी मंजिल हासिल कर ली, हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि कोई भी पिंड यदि पूर्णता या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वो खुद पर द्रव द्वारा ऊपर की दिशा में एक बल महसूस करता है और उस बल को हम उत्प्लावक बल के नाम से जानते हैं। और वो बल का मान जो होता है वो उस पिंड के द्वारा विस्थापित किए गए जल के भार के बराबर होता है, mg के बराबर होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं कुछ और बातों को भी जानते हैं। ओके, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्प्लावक बल या बायंट फोर्स आखिर किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो चलते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि पिंड जो कि द्रव में डुबोया गया है क्या उसके आयतन पर निर्भर करता है, एग्जैक्टली निर्भर करता है, क्योंकि बायंट फोर्स बराबर क्या होता है, रो जी इंटू वी आया था। वी यहां पे क्या था, या तो आप इसके द्वारा विस्थापित किए गए जल का आयतन ले लो या इसका आयतन ले लो, दोनों तो बराबर होता है। इट मींस हम कह सकते हैं कि बायंट फोर्स हमारा पिंड के आयतन पर निर्भर करता है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बायंट फोर्स पानी के घनत्व पर निर्भर करता है, ओके, तो पानी के घनत्व पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हमारा बायंट फोर्स क्या निकल के आया था, रो जी वी, जहां पे रो क्या था, डेंसिटी ऑफ वाटर था, पानी का घनत्व था। तीसरा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या उत्प्लावक बल पिंड के भार पर निर्भर करता है या उसके नेचर पर निर्भर करता है, ओके, तो याद रखिएगा यहां से आपका पूछ सकता है कि निर्भर करता है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता है यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि उत्प्लावक बल या बायंट फोर्स पिंड के भार तथा उसके नेचर पर निर्भर नहीं करता है, इसके द्वारा विस्थापित किए हुए जल के भार पर निर्भर करता है, लेकिन इसके भार तथा इसके नेचर पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कुछ और बातों को जानते हैं।
जिसमें हमको पहले क्या जानना है, सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, उत्प्लावन केंद्र क्या होता है। ओके, तो जिस भी बिंदु पर हमारा उत्प्लावक बल या बायंट फोर्स कार्य करेगा उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ बायंसी कहेंगे या उत्प्लावन केंद्र कहेंगे। अच्छा, ये तो हम लोगों ने जाना। अब ये कहां पर केंद्रित होता है, ये जो बायंट फोर्स है ये किस बिंदु पर केंद्रित होता है। ओके, तो याद रखिएगा कि पिंड द्वारा विस्थापित किया गया जो पानी होता है उसके गुत्तीय केंद्र पर ही बायंट फोर्स कार्य करता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपने जाना। दूसरा पॉइंट आप ये भी जानिए, क्या जानना है आपको, कि पिंड का जो गुत्तीय केंद्र होता है, पिंड का जो गुत्तीय केंद्र होता है तथा उत्प्लावन केंद्र जो होता है, दोनों ही एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। अब हम पहले स्टेटमेंट तथा दूसरे स्टेटमेंट को यदि आपस में मिला दें तो हमारा क्या निकल कर आएगा कि अभी हमने पहला स्टेटमेंट आपको यही बताया कि जो उत्प्लावन केंद्र होता है वो पिंड द्वारा विस्थापित किए गए जल के केंद्र पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट को यदि हम मिला दें तो हम कह सकते हैं कि पिंड का जो गुत्तीय केंद्र होगा तथा उत्प्लावन केंद्र या पिंड द्वारा विस्थापित किए हुए जल का केंद्र दोनों ही एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर कार्य करने चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब हम चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी जानते हैं। आपने बायंट फोर्स पढ़ा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जाना, सेंटर ऑफ बायंसी भी यहां तक की जान ली, ये किस पर डिपेंड करता है किस पर नहीं डिपेंड करता है ये भी जान लिया। अब यदि मैं आपसे अगर ये पूछ दूं कि बायंट फोर्स क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव भी हो सकता है और क्या न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, तो आज से आप ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारा बायंट फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये न्यूट्रल होगा, कब ये निगेटिव होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या निकालेंगे, द्रव में जो भी हमारा पिंड डाला गया है उस पर परिणामी बल किस दिशा में कार्य कर रहा है, उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि हमारा उत्प्लावक बल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि न्यूट्रल होगा। तो चलते हैं, जानते हैं। तो यदि हमने किसी वेसल में एक पिंड डाला और उस पर परिणामी बल जो आ रहा है उसकी दिशा ऊपर की ओर है, ठीक है ना, और ऊपर की दिशा की ओर यदि रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल आ जाता है तो ऊपर की दिशा में पिंड पर कौन सा बल कार्य करता है, एग्जैक्टली बायंट फोर्स कार्य करता है, उत्प्लावक बल कार्य करता है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, बायंट फोर्स पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव बायंट फोर्स कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन यदि बीकर के अंदर पानी में जो पिंड हमारा डाला गया है उस पर रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल यदि नीचे की दिशा में कार्य कर रहा हो तब क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब परिणामी बल हमारा नीचे की दिशा में कार्य कर रहा होगा इट मींस कंडीशन हमारी वहां पर यह बन गई होगी कि भार जो होगा वो उत्प्लावक बल पर हावी हो गया होगा और इस कंडीशन में वही हमारा बायंट फोर्स निगेटिव बायंट फोर्स कहलाएगा। और एक ऐसी कंडीशन अगर हो कि हमारा भार, पिंड का भार तथा उत्प्लावक बल जो पिंड पर लग रहा हो, दोनों का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड यदि समान हो जाए तो उस समय वही बायंट फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल बायंट फोर्स कहलाएगा। सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के तहत, आपसे पूछते हैं कि कब हमारा बायंट फोर्स पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब हमारा न्यूट्रल होगा। तो आप देख रहे हो यहां पर हमारे 4 बीकर्स हैं जिसमें हमने वाटर को फिलअप कर दिया है।
पहले वाले बीकर में हमने कॉर्क की बॉल को डाला है, दूसरे वाले बीकर में हमने लकड़ी की बॉल को डाला है, चौथे वाले बीकर में हमने वाटरमेलन इट मींस तरबूज को हमने डाला है, और थर्ड वाले बीकर में हमने स्टील की बॉल को डाला है। तो यहां पर देख रहे हो फर्स्ट वाले बीकर में जो हमने कॉर्क की बॉल को डाला है, तो यहां पर कॉर्क की बॉल का भार जो होगा वो क्या होगा, पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावक बल की अपेक्षा कम होगा। इट मींस यहां पर जो उत्प्लावक बल है वो कॉर्क के भार पर हावी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों ही भार से परिणामी बल निकालें तो उस परिणामी बल की दिशा किस ओर होएगी? एग्जैक्टली इस बॉल पर ऊपर की दिशा की ओर होगी। और अभी मैंने बताया कि यदि परिणामी बल की दिशा ऊपर की ओर हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्प्लावक बल पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि कॉर्क की बॉल पर हमारा जो उत्प्लावक बल पानी द्वारा लगाया जा रहा है वो पॉजिटिव बायेंड फोर्स लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा वुडन की बॉल जो है, लकड़ी की बॉल जो है, यहां पर भी हमारा क्या होगा, कॉर्क की अपेक्षा लकड़ी का भार तो अधिक हो गया, लेकिन यहां पर भी पानी द्वारा जो उत्प्लावक बल लगेगा वो इसके भार पर हावी हो जाएगा। और इन दोनों बलों का जब हम परिणामी निकालेंगे तो उसकी भी दिशा ऊपर की ही दिशा की ओर रहेगी। इट मींस हम कह सकते हैं कि सेकंड वाले फिगर में भी हमारा क्या होगा, उत्प्लावक बल धनात्मक होगा, पॉजिटिव बायेंड फोर्स आएगा। फोर्थ वाले में अगर हम देखें, हमने क्या डाला है, वाटरमेलन डाल दिया है, तरबूज डाल दिया है। तो तरबूज को जब भी आप अपने टब में डालते होगे, बाजार से खरीद के लाए, टब में ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा उसका नॉर्मल टेम्परेचर होने के लिए उसको डाल दिया, ठीक है ना। तो जब डालते हो तो क्या वो टब की तली पर जाकर बैठ जाता है? तो वहां पे आप ये देखोगे कि जो वाटरमेलन होगा वो पानी में तैरता हुआ आपको नजर आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप वहां पर बल कैलकुलेट करोगे तो उस वाटरमेलन का जो वेट होगा और उत्प्लावक बल जो उस पर कार्य कर रहा होगा, उन दोनों का परिमाण, उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और इस कंडीशन में हमारा रिजल्टेंट फोर्स इट मींस परिणामी बल किस दिशा में कार्य करेगा? तो जब दोनों बल ही समान है तो रिजल्टेंट फोर्स शून्य हो जाएगा। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जब दोनों ही बल बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा बायेंड फोर्स न्यूट्रल कहलाता है। थर्ड कंडीशन में आते हैं कि जब हमने क्या डाल दिया, स्टील की बॉल डाल दी। और आपको पता है स्टील का भार क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन भार किससे अधिक हो गया? इस स्टील पर द्रव द्वारा लगाए गए बायेंड फोर्स की अपेक्षा क्या हो गया? अधिक हो गया। और अधिक हो जाने के कारण अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर रिजल्टेंट फोर्स इट मींस परिणामी बल किस दिशा में कार्यरत होगा, तो आप कहोगे नीचे की दिशा की ओर कार्यरत होगा। और अभी मैंने बताया कि यदि परिणामी बल नीचे की दिशा में कार्यरत हो तो उस कंडीशन में बायेंड फोर्स पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा? एग्जैक्ट ओके। तो आज आपका बायेंड फोर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता था, वो सब आपने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसी तरह आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू।